स्वागत है दोस्तों आपका तारवान स्टडी पॉइंट में। आप आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, तो तारवान स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक होगा मूल अधिकार, जो भाग 3 में है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो मूल अधिकार से सवाल आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, एलिट, आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, केवीएस वगैरह में। और मौलिक अधिकार ऐसा टॉपिक है जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं और बड़ी गहराई से प्रश्न पूछते हैं। तो आपको इस प्रकार से तैयारी करनी है कि एक बार तैयारी करने के बाद में आपको कहीं से भी प्रश्न पूछे तो आपको सवाल आसानी से आ जाए। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिल सके। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। तो कई बार प्रश्न आता है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो अपना उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। और मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में वर्णित है। ये भी प्रश्न कई बार पूछते हैं कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो उत्तर होगा भाग 3। और इसके अनुच्छेद पूछे जाएं कि अनुच्छेद कितने से कितने तक है, तो अनुच्छेद होंगे 12 से 35 के मध्य। तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में है। भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। कई बार प्रश्न ये पूछते हैं कि संविधान का मैग्ना कार्टा या भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो उसका उत्तर होगा भाग 3। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार है कितने। जब मूल संविधान बना तो उसमें मौलिक अधिकार कुल 7 थे, 7 मौलिक अधिकार थे। फिर 44वें संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन याद रखना, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उनकी कैबिनेट ने ये संशोधन किया। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 31 व 19 क में वर्णित संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, यानी विधिक अधिकार बनाया गया। मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को 300 ए में अनुच्छेद, ये भाग 12 में है और अनुच्छेद 300 ए में है। और संपत्ति का अधिकार जो है क्या है, कानूनी अधिकार है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर किस संविधान अनुच्छेद में डाला गया है, तो 300 ए और भाग 12। वर्तमान में अब ये संपत्ति का अधिकार हट गया, तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार रह गए, 6 मौलिक अधिकार रह गए। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, तो होगा 6 मौलिक अधिकार है। चलिए अब इनके बारे में चर्चा करते हैं। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से। देखिए फिर से मूल अधिकार जो है भाग 3 में है और पहला अधिकार जो है वो है समानता का अधिकार या समता का अधिकार। ये है अनुच्छेद 14 से 18। अब आप पूछोगे 12 और 13 कहाँ गया अनुच्छेद, तो अनुच्छेद और 12 और 13 में मूल अधिकारों की परिभाषाएं और विस्तार से इसके बारे में बताया गया है कि मौलिक अधिकार है क्या। 14 से 18 तक बताया गया है कि समता या समानता का अधिकार। अगला है दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 तक, डिटेल से हम फिर आगे बढ़ेंगे। और तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा मौलिक अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। और छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सबसे इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार है, नागरिकों को प्रदान किया गया। यह अनुच्छेद 32 में वर्णित है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा है।
मूल अधिकारों का प्रारूप जो है जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। मौलिक अधिकार जो अमेरिका के संविधान से लिए गए, इनका प्रारूप तैयार करने का श्रेय जवाहरलाल नेहरू को है। और संविधान में कुल 23 अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है, यानी अगर आप गिनती करेंगे 12 से 35 में तक तो 23 मौलिक अधिकार होंगे। इसमें आपको 31 को छोड़ना है क्योंकि वो संपत्ति से संबंधित था। अब चलिए डिटेल से शुरू करते हैं। पहला मौलिक अधिकार था समानता का अधिकार या समता का अधिकार। तो समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से 18 है। अनुच्छेद 14 में क्या लिखा है कि विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का अर्थ है कि कानून की नज़र में सभी नागरिक समान हैं, उनमें जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। तो विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 में है किसी भी प्रकार का भेदभाव का निषेध, यानी जाति धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। और अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी सभी नागरिकों को किसी भी सरकारी नौकरी के लिए या किसी सरकारी कार्य के लिए समानता का अवसर दिया जाता है, यानी लोक नियोजन में अवसर की समानता दी जाती है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का निषेध किया गया है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 17 में दिया गया है। अनुच्छेद 18 में है शिक्षा और सैन्य क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य किसी भी उपाधि का निषेध किया गया है, यानी शिक्षा में जैसे डॉक्टर की उपाधि मिलती है, सैन्य क्षेत्र में मेजर, जनरल, कर्नल ये उपाधियाँ होती हैं। इसके अलावा राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा कोई भी उपाधि दी जाती है उसका निषेध किया गया है। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 19 जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, इसे कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता को लेकर कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है, तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। पहली है 19 क, या इसे अनुच्छेद 19 ए भी कह सकते हैं। अनुच्छेद 19 क में है बोलने की स्वतंत्रता, यानी आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप अपनी बात को अच्छी तरह से सरकार के सामने रख सकते हैं, इस पर आपके बोलने पर कोई पाबंदी नहीं है। 19 ख या 19 बी में लिखा हुआ है कि आप शांतिपूर्वक कहीं पर भी सभा कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें हथियारों पर या किसी गैर कानूनी कार्य करने पर पाबंदी रहेगी। तो 19 ख कहता है कि शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता है। 19 ग में है संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप किसी भी प्रकार का संगठन बना सकते हैं, लेकिन ये गैर कानूनी रूप से नहीं होना चाहिए और सरकार विरोधी कार्य नहीं होना चाहिए इसमें। 19 घ देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। 19 घ जो है देश के नागरिकों को ऐसी स्वतंत्रता देता है कि वो पूरे देश में कहीं पे भी निर्बाध रूप से भ्रमण कर सके। 19 ड यानी देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता, यानी आवागमन तो कर ही सकता है लेकिन वहाँ निवास भी कर सकता है, वहाँ परमानेंट बस भी सकता है, स्थायी रूप से बस सकता है, उसे वहाँ का जो है राशन कार्ड भी मिल जाएगा निवास करने पे। और 19 क्या कहता है कोई भी व्यापार और आजीविका चलाने की स्वतंत्रता, यानी किसी भी प्रकार का कोई भी व्यापार कर सकते हैं लेकिन वो व्यापार गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। अब देखिए स्वतंत्रता का अधिकार में ही अनुच्छेद 19 हो गया। अब आगे अनुच्छेद 20 के अंदर है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मौलिक अधिकार हमें अपराधों में दोष सिद्ध होने से पहले क्या क्या संरक्षण देता है कि अगर हमें शक के आधार पर भी गिरफ्तार किया जाता है तो हमें 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके अलावा किसी भी अपराधी को जब तक वो कानून लागू है उससे पूर्व में अगर उसने अपराध किया है और उस समय वो कानून लागू नहीं था तो उसमें सजा नहीं दी जा सकती और किसी अपराधी को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी आदमी को जीवन जीने का अधिकार है।
तो जीवन जीने के अधिकार किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 21 में। यानी ये जो अनुच्छेद है ये बहुत इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार है। आपातकाल में भी ये अनुच्छेद जो है निष्क्रिय नहीं होता है। ये मौलिक अधिकार ऐसा है जो आपातकाल में भी रहता है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में भी संरक्षण दिया जाता है। चलिए अगला लेते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। अनुच्छेद 23 में दिया हुआ है कि मानव का दुर्व्यापार, यानी मानव को न तो बेचा जा सकता है, न खरीदा जा सकता है, न उसे दास बनाया जा सकता है। तो मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम यानी जबरदस्ती काम करवाना का प्रतिषेध है। मनुष्य का व्यापार नहीं किया जा सकता, यानी उन्हें खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। उनसे बेगार नहीं करवाई जा सकती, यानी उन्हें किसी प्रकार से बिना पैसे कार्य नहीं करवाया जा सकता। उन्हें उनकी मजबूरी देनी पड़ेगी। या बलपूर्वक जबरदस्ती श्रम नहीं करवाया जा सकता। ये क्या है? इस अनुच्छेद के तहत एक दंडनीय अपराध है। इसके अलावा अनुच्छेद 24 के अंदर क्या है? कारखानों या खानों, खदानों या अन्य जोखिम वाले काम में 14 वर्ष से कम के आयु के बच्चे को नहीं लगाया जा सकता। यानी 14 वर्ष से कम के आयु का बच्चा तो उसे जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। यह बाल श्रम का निषेध है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 में है कि धार्मिक स्वतंत्रता के लिए लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन, यानी लोक व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, सदाचार यानी सही काम होना चाहिए, स्वास्थ्य को हानि नहीं होनी चाहिए किसी के। इन उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। यानी आपके धर्म के कारण किसी प्रकार की लोक व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए, कानूनी व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए और किसी के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर नहीं पड़ना चाहिए। तो आपको अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक मामलों में आप प्रबंध करने की भी स्वतंत्रता है। आप अपने धार्मिक मामलों में किसी प्रकार का प्रबंध कर सकते हैं। चलिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें अनुच्छेद 27 है जो धार्मिक आधार पर किसी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे मुगलों के समय में जजिया कर वगैरह हिंदुओं पर लगाया जाता था, इस प्रकार धर्म के आधार पर सरकार किसी से कोई प्रकार का कर नहीं ले सकती, कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 28 में सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाएं, जैसे सरकारी स्कूल है, सरकारी कॉलेज है, उन संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आप किसी भी सरकारी विद्यालय या सरकारी संस्था में देखते हैं तो किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है। हाँ, अगला है भारत के संविधान का अगला मौलिक अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 व 30। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक यानी जो माइनॉरिटीज है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो सभी अल्पसंख्यक जो संख्या में कम है वो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उनके हितों का सरकार संरक्षण करती है। अनुच्छेद 30 के अंदर दिया हुआ है कि अल्पसंख्यक जो है अपनी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। जैसे आप देखते हो मुसलमानों के लिए मदरसा वगैरह खोले गए हैं, तो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रशासन करने के लिए उन वर्गों का अधिकार है। अब है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा है, तो उसका उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। या कई बार इस प्रकार पूछ लेते हैं प्रश्न कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे बताया गया है, तो अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, उसमें आता है अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 क्या कहता है कि अगर मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार, अगर किसी नागरिक को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो न्यायालय के शरण ले सकता है। इस संदर्भ में न्यायालय जो है, उच्चतम न्यायालय 5 तरह का समादेश या रिट जारी कर सकता है।
तो उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के रिट या समादेश निकालने की शक्ति उच्चतम न्यायालय के पास है। तो इस प्रकार मौलिक अधिकार वाद योग्य भी है। कई बार प्रश्न आता है, तो मौलिक अधिकार वाद योग्य है और नीति निर्देशक तत्व जो है या नीति निर्देशक तत्व जो है वाद योग्य नहीं है। अब जो उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जो रिट जारी करता है या समादेश जारी करता है, वो 5 कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी बंदी के संबंध में है कि बंदी को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। परमादेश, यानी हम आदेश देते हैं किसी को कोई कार्य करने के लिए आदेश देना। प्रतिषेध लेख, किसी को किसी कार्य से रोकने के लिए कि भी आप ये कार्य नहीं कर सकते, इसे बंद कर दीजिए। और उत्प्रेषण, यानी नीचे के न्यायालय में कोई कार्य चल रहा है तो उसे अपने अधीन या ऊपर के न्यायालय में मंगाना उत्प्रेषण। अधिकार परीक्षा, कोई अधिकारी अपने पद के अलावा, अगर कोई पद के अलावा या जो इसके कार्य में शामिल नहीं है वो कार्य कर रहा है, तो ये लेख जारी करके पूछ सकता है कि आप ये कार्य किस अधिकार से कर रहे हैं। तो ये है अधिकार परीक्षा लेख।